गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा नागरिक शास्त्र की कक्षा 11 की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछले 7 लेक्चर्स से नागरिक शास्त्र में लेसन 4 खंड क का कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका की क्या शक्तियां हैं, तत्पश्चात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में हमने जाना। तो प्रधानमंत्री ही हम लोग पढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री का पद क्यों महत्वपूर्ण है, आज तक कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया, जिसका प्रधानमंत्री कहलाता है। तो आज हम प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि इस पर विस्तृत प्रश्न अवश्य बोर्ड में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति। प्रधानमंत्री ही वह आधार स्तंभ है जिस पर मंत्रिमंडल का सारा उत्तरदायित्व अवलंबित रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वह प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो जब प्रधानमंत्री की स्थापना हो गई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, तो प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान ने बहुत सारी शक्तियां प्रदान की। तो ये कौन कौन सी शक्तियां भारतीय संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां या प्रधानमंत्री के कार्य। आप किसी भी नाम से उसको कह सकते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार, प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री की शक्तियां। पहला, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान है या मंत्री परिषद का निर्माता है। मंत्री परिषद का प्रधान, मैंने पहले भी समझाया, प्रधानमंत्री यानी मंत्रियों में जो प्रधान है, मंत्रियों में जो हेड है, उसे ही हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो यह मंत्री परिषद का निर्माता है, मंत्री परिषद का प्रधान है। प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद के जीवन और मरण का केंद्र है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान के रूप में निम्नलिखित कार्य संपादित करता है। पहला, वह मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है जो वर्तमान में संसद के सदस्य नहीं हैं। ऐसे लोगों को मंत्री तो बना देता है, लेकिन जो ऐसे सदस्य जिनको मंत्री बनाया जो संसद के सदस्य नहीं है, उनके लिए क्या है बच्चों कि उनको 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, तभी वो उस मंत्री पद पर आगे कार्य कर पाएंगे। अन्यथा 6 महीने बाद उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। दूसरा, वह मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है। कौन सा विभाग किसे दिया जाए, किसको गृह मंत्रालय दिया जाए, किसको शिक्षा मंत्रालय दिया जाए, किसको विदेश दिया जाए, किसी को रक्षा दिया जाए, किसको रेल दिया जाए। यदि किसी व्यक्ति की दल में मजबूत स्थिति है तो उसे उसकी इच्छा का विभाग प्रदान किया जाता है। जैसे भारतीय अगर राजनीति को देखा जाए तो 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने विभागों का वितरण किया था, तो न चाहते हुए भी उन्होंने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय दिया था, क्योंकि वो उस समय बहुत अधिक पावरफुल पोजीशन पर थे। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जितनी भी बैठक होती हैं उसका
उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्री परिषद में जब किसी प्रश्न पर मतभेद हो जाता है तो प्रधानमंत्री ही उसे दूर करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री से असंतुष्ट होने पर उससे त्यागपत्र मांग सकता है। जैसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्री परिषद में चौधरी चरण सिंह और राजा नारायण को त्यागपत्र देना पड़ा था, ऐसा हमारे राजनीतिक काल में हो चुका है। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य मंत्री परिषद का निरीक्षण और निर्देशन करना है। प्रशासकीय सुधार आयोग ने प्रधानमंत्री का कार्य विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करना बताया। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में एकता और सुदृढ़ता को निरंतर बनाए रखने का प्रयास करता है। वह अपनी मंत्रिपरिषद में इच्छा अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है या उचित समझे कि ये व्यक्ति ये मंत्रालय अच्छे प्रकार से नहीं देख रहा, ये व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी प्रकार से देख सकता है, तो वो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी के रूप में भी प्रधानमंत्री के कुछ कार्य, क्योंकि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य जाकर के राष्ट्रपति से सीधे संवाद नहीं करते। किसके थ्रू करते हैं? प्रधानमंत्री के जरिए करते हैं। तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। दूसरा, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री ही विचार विनिमय का माध्यम है। राष्ट्रपति विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर प्रधानमंत्री के परामर्श से ही नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री के माध्यम से करता है। प्रधानमंत्री ही देश का वास्तविक शासक है। देश का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही है। तीसरा है लोकसभा का मुख्य वक्ता। वक्ता समझते हैं बच्चों? बोलने वाला, जो अपनी पार्टी की बातों को, अपने दल की, राजनीतिक दल की बातों को आम जनता तक पहुंचाए, उसे हम कहते हैं वक्ता। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का मुख्य वक्ता होता है। सदन में सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा भी वही करता है। यदि अन्य मंत्री लोकसभा को अपने भाषण और नीतियों से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा को संतुष्ट करने का दायित्व संभालता है। महत्वपूर्ण विधेयक, विषयों और समस्याओं पर प्रधानमंत्री ही लोकसभा में वाद विवाद करता है और उत्तर देता है। लोकसभा में शांति व व्यवस्था बनाए रखने में वह अध्यक्ष की सहायता करता है। प्रधानमंत्री ही संसद का कार्यक्रम निश्चित करता है तथा लोकसभा को स्थगित करने और भंग करने का भी निर्णय करता है। बजट तैयार करने में भी प्रधानमंत्री की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना प्रधानमंत्री के बजट भी आसानी से तैयार नहीं किया जाता। चौथा, दल के नेता के रूप में जनता के समक्ष प्रधानमंत्री ही अपने दल का प्रमुख नेता होता है। अपने दल की नीति और कार्यक्रमों को परिभाषित करना, उनकी व्याख्या करना, ये उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रधानमंत्री के साथ ही उसके दल का भविष्य बंधा रहता है। प्रायः प्रधानमंत्री दल के नेता के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियां। संविधान द्वारा यद्यपि आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, लेकिन वास्तव में प्रयोग कौन करता है बच्चों? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये जो बताते हैं राष्ट्रपति उसका पालन करते हैं। सन 1962 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा किसने की थी? उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन किसके कहने पर की थी? उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके मंत्री परिषद की सलाह पर डॉक्टर राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश के प्रतिनिधि के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी भारत के प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश नीति पर प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण रहता है और प्रधानमंत्री ही विदेशों में अपने देश की नीति को स्पष्ट करता है।
वह विदेशों की यात्राएं करता है और अपने देश के राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए संधियां और समझौते करता है। वह शिखर सम्मेलन में भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इस प्रकार जो भी हमारे देश की नीतियां हैं उनको दूसरे देशों तक पहुंचाना, दूसरे देशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, यह कार्य भी प्रधानमंत्री का ही होता है। देश का आम चुनाव वास्तव में प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है। यह बात प्रोफेसर लास्की ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के संदर्भ में की थी कि प्रधानमंत्री जनता में बहुत लोकप्रिय होता है, जनता उसका सम्मान करती है और अपने भाषणों को और उसके भाषणों को सुनने के लिए उत्सुक रहती। किसके भाषणों को? देश के प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनने के लिए उत्सुक रहती। साधारण निर्वाचनों में प्रधानमंत्री ही मुख्य होता है और निर्वाचन प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के आधार पर लड़े जाते हैं। कांग्रेस के सभी निर्वाचनों का नारा यही था, कांग्रेस को वोट देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ मजबूत कीजिए। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर जब चुनाव लड़े तो उन्होंने चुनाव में जनता को नारा दिया था, या तो इंदिरा हटाओ या इंदिरा बचाओ। आपको इन दोनों में से किसी एक के पक्ष में मतदान करना था। तो मई सन 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लड़ा था और कांग्रेस ने श्रीमती सोनिया गांधी के नाम पर वोट मांगे थे। इसी प्रकार 2014 में जब 16वीं लोकसभा आई तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानते हुए, दावेदार मानते हुए उनके नाम पर वोट मांगने प्रारंभ कर दी। अनुग्रह शक्ति। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है और साथ ही साथ बच्चों विशिष्ट सेवाओं के लिए देश के लोगों में जो बड़े बड़े उपाधियां और सम्मान होते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, इनके जैसी उपाधियों और सम्मान से अलंकृत भी करता है। प्रधानमंत्री और नीति आयोग। बच्चों नीति आयोग का पहला नाम था योजना आयोग, जो सन 1950 में स्थापित हुआ था, जो देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करते थे, वो योजना आयोग था। वर्तमान में 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो जो भी प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का पहले क्या नाम था बच्चों? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। यह संस्था देश के विकास के लिए नीतियां निर्धारित करती है। नीति निर्धारण का कार्य करने के साथ देश को विकास के मार्ग पर अग्रसरित करती है। अभी मैंने बताया, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा। कौन है बच्चों? श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है इस समय? श्री राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है? श्री राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष। प्रधानमंत्री का राज्यों में भी दखल पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री का पद राज्यों की राजनीति का भी चालक बन गया है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का यथार्थ निर्णय भारत के प्रधानमंत्री का ही होता है। राष्ट्रपति तो उसकी औपचारिक नियुक्ति करता है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री की प्रभावी भूमिका पाई जाती है। देश का सर्वोच्च नेता और शासक भी प्रधानमंत्री ही होता है। देश के समस्त शासन उसी के इच्छानुसार संचालित होता है। वह व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार कानून बना सकता है और संविधान में आवश्यक संशोधन करवा सकता है। कार्यपालिका का प्रधान। वस्तुतः प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का प्रधान होता है।
वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है और मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के नाते वह कार्यपालिका का भी प्रधान है। इस प्रकार प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का मुख्य अंग और शासन का मुखिया है। स्वयं संविधान ने उसे मंत्रिपरिषद का नेता स्वीकार किया है। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना। प्रधानमंत्री कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, वही कैबिनेट की बैठकों का सभापतित्व करता है, मंत्रिपरिषद की सारी कार्यविधि को नियंत्रित करता है। प्रधानमंत्री से मतभेद होने से असहयोग करने पर किसी भी मंत्री या कैबिनेट में साधारणतया रहना कठिन हो जाता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो ऐसी दशा में किसी भी मंत्री को त्यागपत्र करने के लिए बाध्य कर सकता है और यदि वह मंत्री त्यागपत्र देने से आनाकानी करे तो प्रधानमंत्री नए मंत्रिमंडल का निर्माण करके उसे मंत्रिमंडल से अलग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री का विरोध करके कोई सदस्य मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? वास्तव में वर्तमान संसदीय शासन व्यवस्था में उसका पद अत्यंत महत्वपूर्ण, गौरवपूर्ण और प्रतिष्ठा संपन्न है। प्रधानमंत्री की स्थिति पर जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला ही कहना उपयुक्त है। ग्लैडस्टोन के शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है, इसलिए प्रधानमंत्री का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की स्थिति कभी भी भारत में तानाशाह के समान नहीं हो सकती। तानाशाह समझते हैं बच्चों? तानाशाह मतलब होता है जो अपनी मनमानी करने लगे, दूसरों की बात ना सुने, वो कहे ये होना है तो होना ही है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार करने लगे तो वो तानाशाह हो जाता है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री कभी भी तानाशाह नहीं हो सकता, क्योंकि वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यदि वह तानाशाह होने का प्रयत्न करेगा तो उसका दल अन्य किसी व्यक्ति को अपना नेता चुन लेगा। वह अपने साथियों, दल और जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसकी शक्ति सभी के साथ मिलकर कार्य करने से ही कायम रह सकती है। फिर भी प्रोफेसर लास्की ने एक कथन कहा है कि प्रधानमंत्री के पद का वही महत्व है जो इस पद पर आसीन व्यक्ति इसे प्रदान करना चाहता है। भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री की स्थिति वही है जो ब्रिटिश प्रशासन में प्रधानमंत्री की। इस अर्थ में भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली, क्योंकि भारत में ब्रिटेन की भांति कोई सुसंगठित विरोधी राजनीतिक दल नहीं। प्रोफेसर के.टी. शाह ने संविधान सभा में कहा था, प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखकर मुझे ऐसा डर लगता है कि यदि वह चाहे तो किसी भी समय देश का तानाशाह बन सकता है। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति हम 3 बिंदुओं पर आधारित होकर के कह सकते हैं। पहला, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है, प्रधानमंत्री की दल में स्थिति क्या है और प्रधानमंत्री की जनता में लोकप्रियता कितनी है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की स्थिति मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में रही। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी एक मजबूत प्रधानमंत्री का उदाहरण है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह जी, इनकी स्थिति कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में पाई। भारत में प्रधानमंत्री की शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण क्या हैं? प्रधानमंत्री पद को पंडित नेहरू ने अपने व्यक्तित्व के कारण आकर्षण का केंद्र बना दिया था। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णयों का स्रोत प्रधानमंत्री सचिवालय। भारत में प्रतिपक्ष दुर्बल और असंगठित है, जिसके कारण भी प्रधानमंत्री का पद अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है। और संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का अभाव है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विवशतावश की थी, जिसका बाद में भी अपने प्रतिस्पर्धी को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है।
पहले जब पंडित जवाहरलाल सॉरी जो पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद का महत्व, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका की प्रधान होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है, अतः इस देश में प्रधानमंत्री के पद का अत्यधिक महत्व है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है और शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। भारत में राष्ट्रपति केवल वैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है। तो आज हम लोगों ने बच्चों प्रधानमंत्री पूरा कर लिया। अब केवल आपके इस चैप्टर में एक चीज रह गई है, स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही। जो IAS PCS अधिकारी के रैंक के अधिकारी होते हैं, वो इनकी मदद कार्य करने में करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही। आज जितना समझाया बच्चों, इससे संबंधित एक विस्तृत प्रश्न आपका बनता है और इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये प्रश्न निश्चित आता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए, ये विस्तृत प्रश्न के रूप में तैयार कीजिएगा। दूसरा, बाकी तीनों अति लघु प्रश्न हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तीसरा, संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? और चौथा है, नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम बताइए। ये हमने कहीं लिखा नहीं है बच्चों, लेकिन मैंने आपको समझाते समय ये बोला है। अगर आपने मेरा वीडियो सुना है, मेरा लेक्चर सुना है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर आपका कार्यपालिका से संबंधित जो पार्ट 9 बनेगा, वो आपका इस चैप्टर का आखिरी वीडियो। तो आपका कार्यपालिका चैप्टर पूरा हो जाएगा, यानी एक वीडियो, एक लेक्चर आपका और रह गया है, तब आपका कार्यपालिका चैप्टर पूरा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।